राधे राधे साथियों। और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, दिसंबर महीना हम इसमें कवर कर रहे हैं। कौन सा वाला वीक है? चौथा वीक है। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो जानते हैं वीक को हम दो पार्ट में कवर करते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूटे ना जल्दबाजी के चक्कर में और शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से दिन हम कवर करेंगे। 22, 23, 24, 25 और 26, ये 4 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा कि अभी हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी बुक है या किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। तो मशहूर पैरा एथलीट है, आप सभी जानते हो दीपा मलिक, और इन्हीं की आत्मकथा ये लॉन्च हुई है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। याद रख लो, शुरुआत के ये 3 शब्द याद रख लो। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है और उनसे संबंधित ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2-3 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। पद्मश्री इनको 2017 में मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में, अर्जुन पुरस्कार 2012 में। हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं और ये भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी आईसीसी ने किसे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी सौंपी है? तो ये पाकिस्तान में होंगे। याद रखना, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 वाले की हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में होंगे। 2-3 पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा 2025 में जो आईसीसी मेंस चैंपियनशिप होगी ये भी पाकिस्तान में होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखो कि भारत के खिलाड़ियों ने यहाँ पे पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। तो फिर आईसीसी ने क्या किया, ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे ना, वो हम कहाँ करा देंगे? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में करा देंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, पाकिस्तान और दुबई में होंगे। दुबई में केवल भारत और पाकिस्तान के मैच होंगे। इसके अलावा ये 2-3 पॉइंट और याद रख लो। 2025 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट करेगा। 2026 में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये भारत और श्रीलंका में होंगे। और 2025 में जो मेंस एशिया कप है ये भी भारत में होंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची आई है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत को इसमें 5वें स्थान पर रखा गया है और इस सूची में टोटल 8 देशों को शामिल किया गया है। पूरे के 8 की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी। आप देखो कि भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। रैंकिंग किस हिसाब से तैयार की गई है? इन देशों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव कैसा है पूरे विश्व में, राजनीतिक स्थिरता, सैन्य ताकत के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है और इस हिसाब से भारत इसमें 5वें स्थान पर है। पहले पे अमेरिका का रखा है, 8वें पे साउथ कोरिया को रखा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे स्पेस वॉक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो चाइना के अंतरिक्ष यात्री हैं ये। 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। और 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, एक का नाम है के जूही, एक है सोंग लिंगडोंग। ठीक है, चाइना के हैं, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मदन लोकुर बन गए हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने ही जस्टिस मदन बी लोकुर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान ये किसने किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। एक तो याद रखना कौन सी योजना है, डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना है। और इसमें क्या कहा है इन्होंने? इसमें कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा, मतलब ये जो अरविंद केजरीवाल है इनके शब्द हैं ये, कि दलित परिवार के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होगी, आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो सब हम उठाएंगे। आपको बस वहाँ पे एक बार एडमिशन ले लेना है, बाकी सब हम पे छोड़ देना है। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पताल में जो इलाज होगा वो मुफ्त होगा। इसके लिए हम संजीवनी नाम से एक योजना शुरू कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए इन्होंने कहा था हर महीने हम 1000 रुपये भी दे रहे हैं महिला सम्मान योजना के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें अभी क्यों हो रही है आपको पता है ना, दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। फरवरी में तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके 1 आध महीने बाद चुनाव हो जाएंगे और ये कह रहे हैं कि हमें जुटा दो, हम ये सब चीज़ें देंगे। सभी राज्यों में सरकारें करती हैं, तो इन्होंने भी कर दिया। तो ये 2-3 मुख्य योजना भी न्यूज़ में है, ध्यान में रखना दिल्ली से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 20 दिसंबर को मनाया जाता है।
फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किन की याद में? श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में उनकी जयंती के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और पहली बार 2012 में मनमोहन सिंह जी, जिनका भी निधन हो गया। आप बताओ इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? जैसे आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बताइए। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया है। तो इसको शुरू किया था 2012 में, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को ही। और क्या याद रखोगे, एक ये याद रख लो, शस्त्र रामानुजन अवार्ड इनके सम्मान में दिया जाता है। अभी 2024 का किसे दिया गया? अलेक्जेंडर दुनको, ये अमेरिकी है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट याद रखो। एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, जिसे पाई डे भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू होती है ना, जैसे मैथ में पढ़ी होगी 3.14, तो वहीं से याद रख लो। तीसरा तो महीना हो गया, यानी कि मार्च का, और 14 इसकी तारीख हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण ये किसने जीत लिया है? पहला संस्करण है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भारत ने जीत लिया है। बात कर रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रखना किसकी, अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप की बात कर रहे हैं। अभी 2024 में ये हुआ, पहला संस्करण था। कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। भारत ने जीत लिया। उप विजेता कौन रहा? किसे हराया? बांग्लादेश को हराया। ये 2-3 पॉइंट याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुवैत। अभी ये कुवैत में 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे, वहीं पे कुवैत का हाईएस्ट सिविल ऑनर उनको मिला है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये भाई इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसी साल आपको याद होगा वो रशिया गए थे, रशिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर मिला था। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आप देख सकते हो, मैंने लिस्ट लगा दी है 2024 में किन किन देशों के इनको सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, और 2024 से 2023 की पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है। अभी जब ये रशिया गए हुए थे तो रशिया का जो हाईएस्ट ऑनर मिला था ये रहा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ये प्रश्न एग्जाम में आया था डिट्टो। ये अवार्ड का नाम दे दिया और पूछा किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है जो अभी मोदी जी को मिला। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो अभी मोदी जी को मिला? तो कुवैत का है। कुवैत भी एक बार मैं आपको स्टैटिक बता देता हूँ, ये कुवैत यहाँ पर मिलेगा। कुवैत सिटी कैपिटल होती है, कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि कैंसर के लिए mRNA टीका डेवलप करने की अभी घोषणा किसने की है? अभी रशिया आंसर हो जाएगा इसका। रशिया ने कहा है कि हमने कैंसर के लिए mRNA टीका को डेवलप कर लिया है। WHO ने वैसे इसकी अप्रूव नहीं किया है, लेकिन रशिया ने बोल दिया भैया हमने तो कर लिया, और हमारे जो नागरिक हैं उनको फ्री में भी हम ये लगाने वाले हैं। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, तो इतना सा ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत करेगा। तो याद रखना 2025 में होंगे ये शूटिंग का जो जूनियर वर्ल्ड कप है, भारत इसको होस्ट करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का याद रख लेना, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में आपको मिलेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग ये कहाँ पर की गई? तो आंसर हो जाएगा असम में। और असम में किस नदी पर? असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसी की एक सहायक नदी है कुलसी नदी। और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। इतना ध्यान रखना है आपको। और डॉल्फिन से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, स्टैटिक हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए, इस शीट में मैंने लगा दिया, आप पढ़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि इसे हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था 5 अक्टूबर 2009 में, इसीलिए 5 अक्टूबर को ये दिन चुना है। इसे स्थानीय रूप से सुसु के नाम से जानते हो, सुसु, और साइंटिफिक नेम इसका प्लैटनिस्टा गांगेटिका है। तो सब ध्यान में रखना। और ये प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया भी, शायद ये वाला या ये वाला प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वी रामासुब्रमण्यम बन गए हैं। ये याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष उनकी आयु जो भी पहले हो, इतना इनका कार्यकाल होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अच्छा, एक दिवस आपको याद आएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
ये हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा एजुकेशन से। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, किस मंत्रालय ने अभी इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया, या इस पॉलिसी का संबंध किससे है? एजुकेशन मिनिस्ट्री आप आंसर कर देना। तो है क्या ये? पहले तो ये याद रखना, नो डिटेंशन पॉलिसी, इसको खत्म कर दिया। अब ये है क्या? तो पहले क्या होता था, 5वीं और 8वीं कक्षा में अगर बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसे आगे वाली क्लास में प्रमोट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाएगा तो उसे 2 महीने का फिर से मौका दिया जाएगा। 2 महीने आप फिर से तैयारी करो, फिर से आपकी परीक्षा होगी, और फिर भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको क्लास रिपीट करना होगा। और ऐसा पॉलिसी लाने का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना। वरना आप जानते ही प्रमोट हो रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं लेता है कि हो जाएंगे ना, क्या मतलब है, पतंग उड़ाओ मस्ती से, आग लगी बस्ती से। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनकी जयंती होती है? पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है। तो इनकी जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से थे। और दिल्ली में जो इनका स्मारक है उसको किसान घाट के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। भारत रत्न इनको 2024 में इसी साल मिला था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अच्छा, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था ना इस बार। डेली करंट अफेयर्स वाली में तो मैंने आपको रिवाइज करवाया ही है। चलिए, अभी ये आपका होमवर्क प्रश्न बन जाता है। बताइए कौन है वो 5 व्यक्ति? 5 में से एक का नाम तो आपको पता चल गया, चौधरी चरण सिंह जी। बाकी 4 का नाम बता दो। वैसे वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री भी याद रखना, ये भी नए कैबिनेट मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान है, याद रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर बन गए हैं। ठीक है, क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर यहाँ के आप कह सकते हो सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। बन गई है कहूंगा, ये एक महिला है। तो अंग्रेजों की ये बड़ी दिक्कत है, नाम से पता ही नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है। क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आइसलैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, कैपिटल रिजर्विक है, और आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी होती है। इस साल जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था ना, उसमें आइसलैंड टॉप पे था, जिसमें भारत 116वें स्थान पे था। और इस देश को लैंड ऑफ फायर और आइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो एरप्शन होते रहते हैं और ग्लेशियर्स तो है ही सही यहाँ पे, इसीलिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक डेटा हमें देखना पड़ेगा। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो देखो प्रश्न क्या है। 18वें इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो भी आया है, इसके अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है, मतलब फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है? तो इसका तो सही उत्तर आप सभी लगा दोगे, मध्य प्रदेश में ये। अब पॉइंट क्या क्या बनते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट। एक तो याद रखना हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और इन्होंने ये जारी किया 18वां इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को। कहाँ से जारी होती है ये रिपोर्ट? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से जारी होती है। और इसे तैयार कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और हर 2 साल में ये जारी होती है। 1987 से ये जारी हो रही है। 2 टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वन क्षेत्र इंग्लिश में बोलोगे तो फॉरेस्ट कवर, और एक वृक्ष क्षेत्र ट्री कवर। वन क्षेत्र क्या होता है? वन क्षेत्र उस भूमि को कहा गया है जहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में वो फैला हुआ हो, वो वन, वो फॉरेस्ट फैला हुआ हो, और जिसमें 10% से अधिक वृक्ष आवरण घनत्व यानी कि डेंसिटी हो फॉरेस्ट की, पेड़ों की डेंसिटी हो 10% से ज्यादा। वृक्ष क्षेत्र ट्री कवर किसे कहा गया है? वृक्ष क्षेत्र उन छोटे छोटे क्षेत्रों को कहा गया है जहाँ पे वृक्षारोपण आपने किया हो, या ऐसे वृक्ष जो वन क्षेत्र से बाहर और 1 हेक्टेयर से छोटे आकार के हों। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज थी। अब जो मेन डेटा है जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो ये रही खूबसूरत सी शीट आपके सामने। अगर हम बात करते हैं टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की, देखो भी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया ना, तो इसमें डेटा में एक दोनों को मिला करके और अलग अलग करके बात की गई है। दोनों को मिला करके अगर पूरे देश में हम एरिया देखें तो कितना बनता है? 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल बनता है। और जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे पूरे देश का तो कितना है? 25.17% है। ये तो हमने एक साथ बात कर लिया। अलग अलग अगर हम बात करते हैं
तो ये तो टोटल हो गया ना दोनों को मिला के। अलग अलग आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर का इतना एरिया है और ट्री कवर का इतना एरिया है। परसेंटेज वाइज में भी मैंने लिख दिया, तो परसेंटेज वाइज ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट कवर का ही ज़्यादा होगा। कितना है? 21.76% है फॉरेस्ट कवर, बाकी का इतना है। अच्छा, इसमें बताया गया कितना इंक्रीज हुआ, कहाँ से? 2021 के आकलन के बाद से कितना बढ़ा है। तो टोटल इंक्रीमेंट इतना हुआ है क्षेत्रफल में। अलग अलग में बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर में इतना बड़ा है और ट्री कवर में भाई प्लांटेशन ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, आप देख भी रहे हो, इतना बड़ा है एरिया वाइज। ठीक है, अब ये 4 डेटा और हैं कि टॉप 4 स्टेट्स, अब ये स्टेट की रैंकिंग है किस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिलाकर के बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ? तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा है फॉरेस्ट कवर में ही हम देखेंगे, हम तो फॉरेस्ट को ही देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले स्थान पे मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे बड़ा है इसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन किस मामले में? फॉरेस्ट और ट्री कवर के मामले में या फॉरेस्ट कवर के मामले में खाली, ये ध्यान रखना। ये जो भी डेटा है, जो भी गवर्नमेंट की साइट पे गिवन थे, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और वो मैं आपको समझा भी रहा हूँ। एरिया वाइज में अगर बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये तो इंक्रीमेंट की हमने बात की थी। अब ये बता रहे हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है कहाँ पे? फॉरेस्ट और ट्री कवर में। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और उसी तरह से सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर में ही देखेंगे, ट्री कवर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो भी पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरा वाला पोजीशन की चेंज हुई है, पहले दूसरे तो सेम है। वहीं अगर परसेंटेज वाइज हम बात करते हैं, देखो इंक्रीमेंट में हमने देख लिया, एरिया वाइज हमने देख लिया, अब परसेंटेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लक्षद्वीप में है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वन यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, हरे भरे पेड़। फिर मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में। ठीक है, और भारत में मैनग्रूव कवर की भी बात की गई है, वो घटा है और है कितना भी? तो एरिया में आप बात करोगे 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना घटा है? तो इतना एरिया घट गया है मैनग्रोव्स का। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा, एक आध मिनट हमने ज़रूर लिया, लेकिन क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो जो भी हमारे पहली बार न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार जो स्टूडेंट है, उनको बता दूं, देखो आपको शुरुआत में लगा होगा जो वीकली वाले वीडियोज़ हैं मैं 2 पार्ट में लेकर के आता हूँ। उसका कारण यही है कि 2 पार्ट में लेकर के आता हूँ ताकि मेरे को टाइम का इशू नहीं रहे, हर क्वेश्चन हर पॉइंट में क्लियर करा सकूँ। इसमें मैं डेली करंट अफेयर्स की तरह डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो सारे पॉइंट मैं आपको कवर कराता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं नहीं छोड़ता हूँ। और इससे क्या होता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम वो भी कवर कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। और टुकड़ों में करने से, 2 पार्ट में होने से वीडियो भी लेंथी नहीं बनेगा, आपको भी ये नहीं लगेगा बहुत लेंथी हो रहा है। वरना बहुत सी जगह क्या होता है, मुझे पता है, एक वीडियो अगर वो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो वीडियो तो लंबा बनना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, 7 दिन के आप करंट अफेयर्स रख रहे हो तो वीडियो तो लेंथी बनना है। छोटा बना रहे हैं वो कि स्टूडेंट छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं लेंथ के, 7 दिन का छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी जानते हो उसमें कितनी काटाफीसी हुई होगी या उसके अंदर उन्होंने क्या किया होगा। बाकी प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, मैं तो आप लोगों के बारे में सोच करके ही करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए बस। तो वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें, इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार शेयर ज़रूर करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये 1 लाइनर प्रश्न की तरह एक बार देख लो इसे। जीएसटी काउंसिल की अभी दिसंबर में 55वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। और यहीं पर आपने ध्यान दिया होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं और जितने भी पुरानी जो वाहन होते हैं जो सेकेंड हैंड आप मार्केट से लेते हैं, उसमें टैक्स बढ़ा करके 18 कर दिया। पहले 12 था, अभी उसे बढ़ा के 18% कर दिया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रण उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? ये गुजरात में मनाया गया। गुजरात के कच्छ के धोर्डो गांव में रण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भाई दिसंबर में 2 युद्धपोत हैं, INS नीलगिरी और INS सूरत, इनको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण किसने किया ये पूछ रहे हैं। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे अगर, तो इनको हमने शामिल कर लिया है। INS नीलगिरी, INS सूरत नाम याद रखना, इन्होंने बनाया ये याद रखना। INS नीलगिरी के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का ये पहला फ्रिगेट पोत है। और INS सूरत ये प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है।
और कौन सा नंबर का है, चौथा है, चौथे नंबर का है। ठीक है, तो इतना याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सुब्रमण्यम जयशंकर को आप जानते हो कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, और इन्हीं को अभी कौन सा पुरस्कार, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने किया, तो दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति ने किया, ये ध्यान रखना। अभी इनकी एक बुक आई थी 2024 में ही, वाई भारत मैटर्स, इसको भी याद रखना, ये भी इन्हीं की बुक है। और ये दोनों बुक एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ, यकीन नहीं हो किसी को। तो देखो, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी, इनकी बुक कौन सी है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और अभी 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछा गया, एक तो द इंडिया वे जो मैंने आपको पीछे बताया, और वाई भारत मैटर्स जो भी 2024 में ही आई थी। किसने लिखी है, सुब्रमण्यम जयशंकर में। तो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ये कब मनाया जाता है। याद रखना 24 दिसंबर को मनाते हैं। थीम भी है उपभोक्ता न्याय के लिए वर्चुअल सुनवाई व डिजिटल पहुंच। एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है, वो 15 मार्च को होता है, याद रखना। हम तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं। तो याद रखेंगे गुरमीत सिंह संधावालिया बन गए हैं, गुरमीत सिंह संधावालिया बन गए हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी श्याम बेनेगल का निधन हो गया, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, फेमस व्यक्ति थे। पहले तो प्रश्न का उत्तर दो क्या था ये, तो याद रखेंगे आप, फिल्म निर्माता थे। कौन, श्याम बेनेगल। अभी 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनकी जो पहली फिल्म थी वो अंकुर थी, और ये 1974 में आई थी। और इनकी एक फिल्म थी जो 1975 में आई थी, निशांत उसका नाम है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। क्या काम किया था, मतलब क्या क्यों मिली थी, ऐसा क्या होता है इसके साथ, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था। श्याम बेनेगल पद्मश्री मिल चुका है 1976, पद्म भूषण मिल चुका है 1991, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में मिल चुका है। उनके नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है। 8 फिल्मों के लिए उन्होंने ये नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। बॉलीवुड में उन्हें 8 सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। इनकी आखिरी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन थी, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर आधारित थी। तो ध्यान रखना ये सब पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा अगरतला में किया गया। अगरतला कहाँ पर है, त्रिपुरा। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा केली हॉकिंसन ने। और इन्होंने अभी कुछ अवार्ड्स बांटे हैं, वो मैंने आपके सामने लिस्ट लगा दिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड केली हॉकिंसन। और इन्होंने, आपको याद होगा, इस बार पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उसमें 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल भी जीता था। बाकी और भी अवार्ड यहाँ पर है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अभी नया अपॉइंटमेंट है और गवर्नर्स के ये अपॉइंटमेंट है, जैसे कि बिहार के नए गवर्नर कौन बन गए ये पूछ रहे हैं। तो हेराफेरी कर दी गई है यहाँ पे, ये बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो अभी तक आप जानते हो केरल के थे। तो एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति जी ने 5 राज्यों में नए गवर्नर बनाए हैं। 2 तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, जो अभी तक केरल के थे आरिफ मोहम्मद खान जी, वो बिहार चले गए। और बिहार के जो अभी तक थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो केरल चले गए। बाकी जो पूर्व सेना प्रमुख थे वीके सिंह, वो मिजोरम के गवर्नर बन गए। हमारे पूर्व गृह सचिव थे अजय कुमार भल्ला, वो मणिपुर के बन गए। और जो अभी तक मिजोरम के राज्यपाल थे हरिबाबू कंबमपति, वो उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो ये पांचों के पांचों याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हो 25 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। अटल जी की जयंती होती है, उसी अवसर पर ये दिन हम मनाते हैं। इस बार इनकी 100वीं जयंती भी मनाई जा रही है, आपको ये भी याद रखना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। और अटल जी 3 बार हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में पहली बार बने थे मात्र 13 दिनों के लिए, फिर 1989 से 99 के बीच में रहे थे 13 महीनों के लिए, और फिर वापस पूर्ण कार्यकाल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बिताया था 1999 से 2004 तक का। और भारत रत्न याद रखना इनको कब मिला था, 2015 में मिला था।
वे भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री बने थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, ये पॉइंट भी याद रखना। और इनकी समाधि का नाम सदैव अटल है, ये भी याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, तो नरेंद्र जी बन गए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के हमने पढ़े थे, गुरमीत सिंह संधावालिया बने थे, दोनों याद रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूँ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है कितनी होती है, 62 ईयर होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कितनी होती है, 65 ईयर होती है। वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। कौन है और कौन से नंबर के बने, डीवाई चंद्रचूड़ के बाद आए हैं ये, इनका बारे में बताइए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में। तो 2025 में होंगे ये अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, मलेशिया में होंगे। और ये इस बार दूसरा संस्करण होगा, अभी जनवरी फरवरी में ही हो जाएंगे ये। इसका जो पहला संस्करण 2023 में हुआ था, है ना, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका में वो हुआ था। अभी सेकंड वाला लेटेस्ट वाला याद रखो। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 30 दिसंबर को इसरो किस रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा PSLV C60, तो ये याद रखना। और कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। कौन सा है, स्पेडेक्स मिशन है, PSLV C60। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसमें दो छोटे स्पेस क्राफ्ट हैं, SDX-01, SDX-02। इनको पृथ्वी की निचली कक्षा में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। साथ ही डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए जो भी आवश्यक नई टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट और परीक्षण भी किया जाएगा। क्या होता है डॉकिंग अनडॉकिंग में, ये अंतरिक्ष यान की ही एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्पेसशिप को एक दूसरे से जोड़ते हैं फिर अलग करते हैं। तो ये सब होगा, सब स्पेडेक्स मिशन में इसरो से लॉन्च करेगा। कहाँ से, याद रखना, श्रीहरिकोटा। और किससे, PSLV C60, इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया था ये बताओ। हम अगला देखते हैं। तो अगले में हम देखेंगे कि अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है, तो कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इसका पूरा नाम है, यहीं पे इसको लॉन्च किया। क्या है ये, तो इस कैफे से तो नाम तो क्लियर होगा ना, कैफे में क्या होगा, यहाँ पे भोजन मिलेगा, पेय पदार्थ मिलेगा। जो भी एयर पैसेंजर्स हैं उनको सस्ता खाना यहाँ पे मिलेगा, फ्लाइट्स में तो महंगा मिलता है। तो ये ध्यान रखना, उड़ान यात्री कैफे इसका नाम है, कोलकाता में इसको शुरू किया। अगला देखते हैं। अब अगला ये इंपॉर्टेंट है भैया कि अभी मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी है, तो मध्य प्रदेश में रखी है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। कब, अभी 25 दिसंबर को ही मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे पीने का पानी मिलेगा, जो पानी की समस्या है वो दूर होगी, सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। और एक पॉइंट याद रखना, केन बेतवा लिंक परियोजना में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, उसका नाम है दोहन बांध। इसी तरह से मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर कोठा बांध भी बनेगा। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने अभी किसे अपना आधिकारिक राष्ट्र पक्षी, नेशनल बर्ड अमेरिका का कौन सा बन गया है, सिंपल से ये बता दो, बाल्ड ईगल बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और अमेरिका के अगले साल नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले लेंगे कौन, डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के, 47 नंबर के बनेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा AICTE, मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। फुल फॉर्म देखो इंग्लिश में, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इसी ने ही 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। और AI के गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहा जाता है, याद रखना। अभी इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, FIELD। आप वैसे भी आप ऑप्शन में देखिए कि मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है ना नोबेल पुरस्कार, जिससे भी भाई नोबेल पुरस्कार 2024 के याद नहीं है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये याद कर लेना। वैसे मैंने इसका ट्रिकी वीडियो अलग से बना दिया, अगर नहीं देखा, जो नए स्टूडेंट है उन्हीं से बोल रहा हूँ, पुरानों को तो पता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुझे कमेंट करना कि आप यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लिंक, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे, उसके सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एक साथ। तो उन व्यक्ति का नाम फील्ड है, उनके नाम में फील्ड आ रहा है,
तो वही सही उत्तर होगा। तो गाइज ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 22 से लेके 26 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। आपने देखे भी होंगे किस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन कवर कराए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने कोई स्किप नहीं किया, सारे आपको बताए जो काम के पॉइंट्स हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।